हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, इस सीरीज़ में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं जिन्हें, उन्हें हम क्लियर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को क्लियर किया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देखिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, डीपीएसपी जो है हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारत और आयरलैंड को छोड़कर दुनिया के किसी भी संविधान में इस प्रकार के जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इलेबोरेशन नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक बात की गई है डीपीएसपी की, जो कि पार्ट 4 में है। पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और डीपीएसपी को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। समाजवादी सिद्धांत यानी सोशलिस्ट थ्योरी, गांधीवादी सिद्धांत यानी गांधीयन थ्योरी, और उदार बौद्धिक सिद्धांत यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी। इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए फिलहाल अभी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। दोस्तों, आर्टिकल 36 बोलता है स्टेट की डेफिनेशन, कि जब तक कोई अदर प्रोविज़न रिक्वायर ना हो तब तक स्टेट की डेफिनेशन वही रहेगी जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, ये आर्टिकल 36 कहता है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट की बात की गई है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी जो है प्रोविज़न जो इस पार्ट में एनफोर्सिबल नहीं होगा बाय एनी कोर्ट। ठीक, जैसे फंडामेंटल राइट का हनन होने पर आप वहाँ जा सकते हैं ना कोर्ट में, वैसे ही इसके डीपीएसपी का हनन होने पर आप नहीं जा सकते। तो ये वही कहना चाह रहा है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कह रहा है स्टेट जो है कोशिश करेगा पीपल के वेलफेयर के लिए, उनके उत्थान के लिए। ठीक है, और उन्हें सोशल ऑर्डर में उनकी सोशल ऑर्डर के लिए उन्हें प्रमोट करेगा, उन्हें जस्टिस दिलाने में, जस्टिस होता है ना सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसमें उनकी लोगों की मदद करेगा, उसे सिक्योर करेगा। ये 38 का 1 बोलता है। 38 का 2 जो बोलता है, 38 का 2 बोलता है स्टेट कोशिश करेगा इन इक्वालिटीज़ इन इनकम, जो इनकम वगैरह में असमानता होगी उस असमानता को ख़त्म करने में जो है स्टेट कोशिश करेगा। ठीक, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी काम करने की हर तरह से, और किसी भी तरह की असमानता होगी उसको एलिमिनेट करने की, उसे ख़त्म करने की स्टेट कोशिश करेगा। ये 38 का 2 बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं जो स्टेट को फॉलो करनी है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो देखते हैं क्या है। 39 का ए, 39 का ए बोलता है कि सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब कोई भी नागरिक, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको समान रूप से आजीविका के यानी लाइवलीहुड के जितने भी पर्याप्त साधन हैं उनका उसे पूरी तरीके से अधिकार होगा, पूर्ण रूप से अधिकार होगा। ठीक, आर्टिकल 39 का बी क्या कहता है? ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट डू सर्व द कॉमन गुड। तो ये कह रहा है कि समुदाय के, हमारी कम्युनिटी के जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज होंगे, जितने भी भौतिक संसाधन होंगे, उनका इस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, उनका इस प्रकार से जो है ऑनरशिप दी जाएगी कि पूरे समाज का, पूरा सभी का सामूहिक हित से उत्थान हो सके, सभी का इक्वल सर्वोत्तम रूप से उत्थान हो सके। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड, सभी के लिए। ठीक, इसका मतलब ये है। आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 39C। ये क्या कहता है कि ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ये कह रहा है जो भी ऑपरेशन होगा इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक, जो इकोनॉमिक सिस्टम को हम चलाएंगे, आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार चले कि जो भी धन होगा हमारा,
ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी होगी, जितने भी उत्पादन के साधन होंगे, रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो इस प्रकार से चलें, उनको इस प्रकार से मैनेज किया जाए कि वो किसी के लिए भी अहितकारी ना हो, किसी के लिए भी नुकसानदायक ना हो। डी क्या कहता है? डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों के लिए इक्वल पे होगा, इक्वल इनकम होगी, इक्वल सैलरी दी जाएगी और इक्वल कार्य होगा। ठीक, ये नहीं किसी को ज़्यादा सैलरी, किसी को कम सैलरी, किसी को ज़्यादा काम, किसी को कम काम, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ इक्वल। अब क्लोज ई बोलता है दोस्तों कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर वोकेशन अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखते हुए, महिलाओं और पुरुषों का ध्यान रखते हुए, बच्चों की एज का ध्यान रखते हुए उनको ऐसा कार्य दिया जाएगा या फिर उन पे ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि उन्हें इकोनॉमिक नेसेसिटी में आकर के कुछ अनस्यूटेड करना पड़ रहा है। ठीक है, उनकी एज और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब अगर कुछ भी स्टेट जो है ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी कि किसी को भी अपनी एज और अपनी शक्ति के अनुसार ही काम मिले, उसके हिसाब से ही सब कार्य कर सकें, उससे बाहर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बाहर कुछ कार्य ना हो। ये आर्टिकल 39 का ये बोलता है, इसमें स्टेट पॉलिसीज़ बनाने का ऐसा पूरा प्रयास करेगी। अब इसका एफ क्या कहता है? एफ कहता है कि चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएगी एक हेल्दी मैनर को डेवलप करने के लिए, और उन्हें डिग्निटी, ठीक, और फ्रीडम के साथ में चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी ताकि कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन वगैरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकते। ठीक है, चलिए आर्टिकल 39 का क्लोज बी और सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 का क्लोज बी और सी इंपॉर्टेंट है। किस प्रोस्पेक्टिव से हम देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर इसमें हमारे पास एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31C। ठीक है, आर्टिकल 31C में जो है वो प्रोविजंस दिए गए थे जो कि सेविंग ऑफ लॉज फॉर इफेक्ट टू सर्टेन DPSP। ठीक है, ये आर्टिकल 31C में दिए गए थे। अब हुआ क्या कि गोलकनाथ केस जो हुआ था, गोलकनाथ में पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती 1967 में। उसके बाद में पार्लियामेंट ने इस जजमेंट के खिलाफ 25th अमेंडमेंट लेकर आए 1971 में, और उन्होंने 31C डाल दिया पार्ट 3 में। 31C क्या कहता है? उसमें दो प्रोविज़न थे। तो पहला प्रोविज़न ये था कि अगर DPSP आर्टिकल 39 की क्लोज बी और क्लोज सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसा लॉ लाया जाता है जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31 को वोलेट करता है, देन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक, और इसका सेकंड प्रोविज़न ये था 31C का कि अगर वो लॉ जो है DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, आर्टिकल 39 क्लोज बी और सी को, वो किसी कोर्ट में क्वेश्चन भी नहीं किया जाएगा, वो आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक, फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिएक्ट किया, तो उसने इसकी पहली वाली जो प्रोविज़न थी 31C की, क्लोज सी की, उसको तो अपहेल्ड कर दिया और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हिदायत दी वहाँ पे। और जो इसकी सेकंड क्लोज थी कि किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, उसको उसने वॉइड ठहरा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। ठीक, और कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर तो जो है वो मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है, तो सेकंड क्लोज को उसने वॉइड ठहरा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, पार्लियामेंट का इस पर रिएक्शन आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में रिएक्शन आया, तो उसने जो उसका 31C का जो फर्स्ट प्रोविज़न था कि सिर्फ कोई भी लॉ लेकर आ रहे थे और वो वॉयलेट कर रहा था आर्टिकल 14 और 19 को, आर्टिकल 39 क्लोज बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने सिर्फ आर्टिकल 39 की क्लोज बी और सी को इम्प्लीमेंट करने तक सीमित नहीं रखा। इस अमेंडमेंट में उसने सभी DPSP पर लागू कर दिया पार्लियामेंट ने। ठीक, फिर मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट को ये बात ठीक नहीं लगी, उसने कहा कि आपकी ये बात जो है सिर्फ तभी प्रोटेक्टेड होगी अगर आप सिर्फ आर्टिकल 39 क्लोज बी और क्लोज सी को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे।
मतलब अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वोलेशन हो रहा है तो सिर्फ तब तक ठीक है बात जब तक 30 क्लोज बी और क्लोज सी आर्टिकल 39 को प्रोटेक्ट करने की बात होगी, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। ठीक है, तो इसमें ये कहा द एक्सटेंशन टू ऑल DPSP वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स केस। सिर्फ आर्टिकल 39 क्लोज बी और सी को ही प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो आज की कंडीशन ये है जहाँ पे DPSP 39 क्लोज बी और सी आता है वहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है आउट हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, ये कह रहा है स्टेट जो है स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस, जस्टिस वगैरह को प्रमोट करेगी, सभी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और सभी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये पूछ लेता है कि फ्री लीगल एड वगैरह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39A। ठीक, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कहता है कि स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी भी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी, डेवलपमेंट के हिसाब से वो प्रभावशाली प्रोविजंस बनाएंगे, वो प्रावधान करेंगे जिससे राइट टू वर्क जो है वो पूरा हो सके, एजुकेशन प्रॉपर मिल सके और सभी पब्लिक को एक हेल्प मिल सके बेरोजगारी से। ठीक है, कोई भी बेरोजगार ना रहे और जो भी ओल्ड एज वाले हैं, सिकनेस वाले हैं, जो डिसेबल पीपल्स हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जा सके। ठीक है, आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो दोस्तों इसमें दो प्रोविजंस हैं। पहला मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता संबंध। ठीक है, जैसे ही मतलब महिला लोग जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनकी डिलीवरी से संबंधित कोई सहायता है, एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना या कुछ भी उनका उपचार कराना, तो स्टेट इस फील्ड में काम करेगा, ऐसी कोशिश करेगा। दूसरा प्रोविज़न है कि काम के संबंध में न्याय और मानव अधिकारों के लिए प्रावधान, वर्कर्स के लिए पूरा न्याय होगा, बॉन्डेड लेबर नहीं होगी, उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 43 ये बोलता है लिविंग वेज ETC फॉर वर्कर्स, मतलब स्टेट जो है इसके अंदर कोशिश करेगी कि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे कोई भी वर्कर हो, एग्रीकल्चरल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उन सब का लिविंग वेज का ध्यान रखेगी, उन्हें एक अच्छी डिसेंट लाइफ, एक अच्छी बढ़िया सभ्य लाइफ दिलवाने का काम करेगी, उन्हें अवकाश देगी, काम करते वक्त छुट्टियाँ वगैरह प्रोवाइड कराएगी ताकि वो अच्छी लाइफ जी सकें। और साथ में ही कोटेज इंडस्ट्री जिसे कुटीर उद्योग बोलते हैं, मतलब जो छोटे मोटे घर पे कारखाने खोले जाते हैं, छोटे मोटे काम कर लिया जाता है, उसको भी बढ़ाने के लिए स्टेट प्रमोट करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 43 बोलता है। 43A क्या बोलता है? 43A बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा, उनके इस्टेब्लिशमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, 43 का B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो है प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात आए तो समझ लेना कि अमेंडमेंट 97 2011 के द्वारा ही वो जोड़ा गया है। तो ये आर्टिकल 43B जो है 1977 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा ही जोड़ा गया था। चलिए 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वन कंट्री वन रूल। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 45 प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक, तो ये कहता है कि स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के बाद में, लागू होने के बाद में, शुरू होने के बाद में 10 साल के अंदर अंदर जो है स्टेट ये ऐसा प्रयास करेगी कि 14 साल तक की उम्र का हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल सके, फ्री और कंपलसरी। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकन सेक्शन। मतलब स्टेट जो है वो प्रमोट करेगी, स्पेशल केयर करेगी जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में
उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके काम धंधों में, इसमें जो है स्टेट प्रमोट करेगी, और स्पेशली स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, ताकि वो सोशल इंजस्टिस से बच सकें, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक। आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टेट जो है कोशिश करेगी कि न्यूट्रिशन का लेवल सभी में रेज किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि सभी की हेल्थ जो है, पब्लिक की हेल्थ एक अच्छी हेल्थ रहे, बढ़िया रहे। और ये भी स्टेट इसमें ये भी कोशिश करेगी कि वो कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या फिर ड्रग्स वगैरह जो भी होते हैं, मतलब दारू, ये ड्रग्स वगैरह जो भी चीज़ें इंजीरियस हैं हेल्थ के लिए, उसको भी वो रोक सके। ये भी 47 में प्रावधान है। तो इसमें एक तो न्यूट्रिशन का लेवल को रेज करेगी, उसे बढ़ाएगी पब्लिक हेल्थ के लिए, और वहीं ये ड्रग्स वगैरह जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उनको रोकने का प्रयास करेगी। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर या फिर पशुपालन से रिलेटेड जितनी भी हस्बेंड्री है, इनको जो है इनकी स्थापना करने के लिए, और इनकी मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से इनका रख रखाव हो सके, इनको प्रिजर्व किया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके, और तरह तरह की जो है मतलब तरह तरह की स्पीसीज़, ब्रीड्स जानवरों में उनको मतलब उनका आविष्कार किया जा सके, और स्लॉटर्स वगैरह को प्रोहिबिट किया जा सके, काउज एंड काउल्स के जो भी स्लॉटर्स होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 48 में स्टेट ऐसा कोशिश करेगी, ऐसे प्रावधान बनाएगी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। 48A जो कहता है दोस्तों, ये बोलता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा डाला गया था, इसमें याद रखना। तो इसमें कह रहा है कि स्टेट जो है प्रोटेक्ट करेगी और इम्प्रूव करेगी एनवायरनमेंट वगैरह को, और जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं हमारी कंट्री में उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी 48A में। 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो भी हमारे जिससे हमारे भारत की पहचान है, जिससे भी हमारे नेशन की पहचान है, ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स, ऐसे प्लेसेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, इन्हें एक्सप्लॉइट होने से बचाएगी, इनका डिस्ट्रक्ट होने से बचाएगी, ऐसा स्टेट प्रावधान करेगी। ये 49 है। 50 क्या कहता है? 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी, ये आर्टिकल 50 बोलता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है उसे प्रमोट किया जाएगा, देशों के बीच में ऑनरेबल रिलेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट अच्छी होगी, ये आर्टिकल 51 कहता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा जो है आर्टिकल, ये हमारा पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमारे DPSP थे। और इसमें ये बताना था कि सोशलिस्ट थ्योरी, गांधीयन थ्योरी और लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी, ये कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोशलिस्ट थ्योरी में आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39 आता है, ठीक है, और आर्टिकल 41 आता है, 42 आता है, आर्टिकल 43 आता है, 43A आता है, 47 आता है, ये आते हैं सोशलिस्ट थ्योरी में। अब गांधीयन थ्योरी में कौन से आते हैं? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 48, ठीक है, ये आते हैं गांधीयन थ्योरी में। और लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी में कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A और 51, ये आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी में। तो इनका भी वहाँ पे मैचिंग द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी पूछने के लिए, या फिर आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि पहचान कीजिए कौन सा सोशलिस्ट थ्योरी का आर्टिकल है, कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी का आर्टिकल है। तो इस पर आपको ठीक से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड